हेलो फ्रेंड्स। आज हम समझेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट में एविडेंस क्या बोला गया है, उसको समझने की कोशिश करेंगे आज हम। तो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में एविडेंस को कैसे डिफाइन किया है, एविडेंस के बारे में क्या बताया गया है, कौन से एविडेंसेस एडमिसिबल होते हैं, कौन से रिलेवेंट माने जाते हैं, वो सब हम पढ़ेंगे इसमें। ठीक है। तो जो ये वर्ड है ना एविडेंस, ये डिराइव्ड है फ्रॉम लैटिन वर्ड एविडेंट और एविदरे, विच मीन्स टू शो क्लियरली, टू प्रूव, टू एसरटेन, टू डिस्कवर क्लियरली। इसका मतलब कि जो सबसे पहले एविडेंस वर्ड एक लैटिन वर्ड है जो डिराइव हुआ है एविडेंट से। ठीक है। वर्ड एविडेंस इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड एविडेंट, एविडेंट से बना एविडेंस, एविडेंट से बना एविडेंस, जिसका मतलब होता है टू शो क्लियरली, टू प्रूव, टू एसरटेन और टू डिस्कवर। ठीक है। मतलब किसी भी, अब मान लीजिए कि हमारे घर में दो बच्चे हैं। ठीक है। अब एक बोलता है कि मम्मी मम्मी इसने तो ना मेरी नोटबुक सारी खराब कर दी। मम्मी बोलती नहीं नहीं तू ऐसे ही बोलता रहता है, तो उसको डांट पड़वाना चाहता है इसीलिए ऐसे बोल रहा है। लेकिन वो बोलता नहीं मम्मी मेरे पास प्रूफ है। तो वो मम्मी कहती दिखाओ प्रूफ दिखाओ। वो उसने ला के दिखाया। तो वो जो एविडेंस, वो जो उसने दिया ना, वो उसको बोलेंगे हम एविडेंस। ठीक है। अब ऐसा नोट किया गया कि जितनी भी सिविलाइज्ड कंट्री है ना, इन ऑल सिविलाइज्ड कंट्री ऑफ लॉ द लॉ ऑफ एविडेंस इज बेस्ड ऑन टू एक्सियम। कौन से हैं? कि नो फैक्ट अदर देन दोज हैविंग सम कनेक्शन विथ द मैटर इन कंट्रोवर्सी। ऑब्वियसली उन्हीं फैक्ट्स के लिए हम एविडेंस ले सकते हैं ना जो मैटर इन कंट्रोवर्सी होगा, है ना। तो court will consider only those evidences which is related with the matter which is in controversy. Only facts having rational probative value. रैशनल प्रोबेटिव वैल्यू होनी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एविडेंस को कोर्ट में लाने के लिए। ठीक है। रैशनल प्रोबेटिव वैल्यू का मतलब हुआ वो एविडेंसेस जो सफिशिएंटली यूजफुल हैं टू प्रूव समथिंग विच इज इम्पॉर्टेंट इन ट्रायल। जो ट्रायल में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना, उस वो वैसे एविडेंसेस को लाया गया है सिर्फ जो ट्रायल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो डायरेक्टली उस केस से लिंक्ड है। ठीक है। तो वो होते हैं रैशनल प्रोबेटिव वैल्यू जो कि एडमिटेड होते हैं इन एविडेंस। Secondly, all fact having rational probative value are admissible in evidence. अब जितने भी फैक्ट्स हैं ना, जितने भी फैक्ट्स हैं जिनकी रैशनल प्रोबेटिव वैल्यू है, वो एडमिसिबल हैं एविडेंस में। ठीक है। अनलेस एक्सक्लूडेड बाय सम रूल ऑफ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस। कुछ रूल्स हैं जो पैरामाउंट इम्पोर्टेंस के रूल्स हैं, उसको एक्सक्लूड करता है। रूल ऑफ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस मतलब पैरामाउंट इज होता है कि बहुत बहुत ही उत्तम इम्पोर्टेंस, मतलब बहुत ही वैल्यूबल इम्पोर्टेंस वाले चीज़। ठीक है। तो जैसे कि अ कन्फेशन मेड बाय अ क्लाइंट टू हिज एडवोकेट। ठीक है। अब ये नोट किया गया कि अनटिल दीज रैशनल रूल्स पर इन्वॉल्व्ड, जब जब ये जैसे कि ये जो रैशनल रूल्स हैं, ठीक है, ये जो रैशनल रूल्स हैं जैसे कि बहुत ही प्रूडेंट माना जाता है जिन्हें, वैसे जो रूल्स हैं, ठीक है, वो जब थे भी ना, जब वो थे तब भी तब भी कुछ पार्ट्स में, जो वर्ल्ड के कुछ पार्ट्स हैं उसमें इर्रैशनल मेथड्स को अप्लाई किया जाता था। इर्रैशनल मेथड्स कौन से होते हैं? जैसे कि टॉर्चर समझते हैं ना, टॉर्चर करते थे पहले, जैसे ओपनिंग एन आई, बर्फ़ की सिल्ली पे लिटा देना, खून मार मार के उनका खून ही निकाल देना पूरी तरह से, एविडेंसेस के चक्कर में कि उसको कुछ कोई तो सुराग मिले हमें। तो ऐसा टॉर्चर किया जाता था। इवन टुडे ऑल्सो ये हॉरिबल प्रैक्टिस चली आ रही है कि टॉर्चर की, किसकी? टॉर्चर की, टॉर्चर कर करके ये एविडेंसेस निकलवाए जाते हैं। तो अभी भी केसेस जो हैं वो रेयर नहीं है, ये थर्ड डिग्री मेथड अप्लाई करना अभी भी ये लिए जाते हैं फॉर गैदरिंग एविडेंसेस इन डेवलप्ड कंट्रीज में भी। अब हम कुछ ना इसकी हिस्ट्री देखते हैं। ठीक है। अब बिफोर इंडियन एविडेंस एक्ट जब ये पास हुआ था,
तो किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रिहेंसिव या फिर कोई सिस्टमैटिक एनैक्टमेंट आया ही नहीं था इंडिया में इस सब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। तो जो कोर्ट्स है ना, जो एस्टेब्लिश हैं प्रेसिडेंसी टाउन्स में, प्रेसिडेंसी टाउन्स ऑफ कैलकाटा, बॉम्बे, मद्रास में, तो वहाँ पे तो इंग्लिश रूल ऑफ एविडेंस को फॉलो किया जाता है। लेकिन उससे बाहर में प्रेसिडेंसी टाउन्स के बाहर में कोई भी फिक्स्ड रूल नहीं है, ठीक है, कोई भी फिक्स रूल नहीं है। तो ये मोफोसिल कोर्ट में जो है ना अप्लाई किए गए रूल्स, जो अप्लाई किए गए थे वो भी बहुत वेग थे, अस्पष्ट थे, इनडेफिनेट थे, प्रॉपर नहीं थे पूरी तरह से ना। वो कस्टमरी लॉज जो है ना वो प्रिवेल करते हैं कुछ कंट्रीज में, जो पहले से चले आ रहे हैं बस वही प्रिवेल करते हैं। तो इसमें ना जैसे कि अब कोई फिक्स रूल ना होने की वजह से, कोई डेफिनेट रूल ना होने की वजह से, जो एडमिनिस्ट्रेशन था ना ऑफ दिस इम्पोर्टेंट ब्रांच ऑफ लॉ वॉज फार फ्रॉम सेटिस्फैक्ट्री। तो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पाती थी एक लॉ की, एक जो मतलब एविडेंस के लिए जो एक प्रॉपर रूल होना चाहिए ना, वो वैसा रूल ना हमें मिल ही नहीं पाया था, और वो हमें सेटिस्फैक्शन नहीं देता था। तो इसका सबसे पहला स्टेप जो लिया गया ना वो 1835 में लिया गया, कि एक एक्ट पास किया गया जो एप्लीकेबल कर दिया गया सारे पूरे ब्रिटिश इंडिया के सारे कोर्ट्स में। उसके बाद में अब एक डेट मिल गई आपको 1835, दूसरी है उसके बाद में, अब वो भी पूरी तरह से नहीं होगा ना सक्षम, इसलिए 1855 में दूसरा एक्ट भी पास किया गया इस सब्जेक्ट पे, लेकिन उसमें भी कंप्लीट बॉडी ऑफ रूल्स नहीं थे। तो इसलिए लेकिन अच्छा, लेकिन ना उसमें कुछ इंपॉर्टेंट और वैल्यूबल प्रोविजन ज़रूर थे, ठीक है। हम मानते हैं कि पूरी तरह से सारे रूल्स तो नहीं आ पाए, क्योंकि एक लॉ भी तो बनाना बहुत बड़ी चीज़ है ना, वो भी इतना इम्पोर्टेंट लॉ जो सीधा एविडेंस, जो सीधा केस पे इफेक्ट डालता है, किसी भी चीज़ को प्रूव करने के लिए उसमें हेल्पफुल होने वाला होता है, तो वो कितना इम्पोर्टेंट होगा आप समझ सकते हैं। लेकिन उसमें कुछ इम्पोर्टेंट और वैल्यूबल प्रोविजन ज़रूर आए थे उस टॉपिक को लेकर के। तो इतना तो अपेरेंट हो रहा था, इतना हमें दिख रहा था कि स्पेशली इन लीगल सर्कल स्टेट ऑफ दिस लॉ वाज क्वाइट फ्लूइड था, और अर्जेंट रिफॉर्म की तो सख्त जरूरत थी, ठीक है। तो इंडियन लॉ ऑफ एविडेंस तो जो तब एग्जिस्ट करता था ना, उसको 3 पोर्शंस में डिवाइड कर दिया गया। वन पोर्शन सेटल्ड बाय इंडिया एक्सप्रेस इनैक्टमेंट, सेकंड जो अनदर था वो था सेटल्ड बाय जुडिशियल डिसीजन, और थर्ड जो था वो अब अनसेटल्ड ही रह गया था। तो जो डिसाइडेड हुआ कि एनैक्ट सम फॉर्मल, अब ये डिसाइड हुआ कि भाई अब कुछ तो ना फॉर्मली मतलब कुछ लेजिस्लेशन ऐसा करना पड़ेगा, मतलब कुछ रूल्स ऐसे लाने पड़ेंगे, क्योंकि जो रोजाना की नीड है ना वो तो उससे तो यही लग रहा है कि अब ना इंग्लिश लॉ ऑफ एविडेंस को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा हमें, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब और जो इंग्लिश लॉ ऑफ एविडेंस था वो किस पे बेस्ड था, वो ब्रॉडली बेस्ड था एक्सपीरियंस एंड लर्निंग ऑफ इंग्लिश जजेस। उनके पूरे एक्सपीरियंस थे, है ना, उनकी पूरी जितनी भी उनकी स्टडीज थी वो सब थी उसके अंदर, उनके एक्सपीरियंस से अगर कोई लॉ बनेगा तो उन्होंने तो डेली की प्रॉब्लम्स देखी ना, उसके बेसिस पे कोई लॉ बनेगा। तो जी 1868 में ना दोबारा से एक बिल ड्राफ्ट हुआ, ठीक है, प्रिपेयर हुआ, और वो लोकल गवर्नमेंट में सर्कुलेट हुआ। पहली ही रीडिंग में उसको डिस्कार्ड कर दिया गया। यूनामिनस डिसीजन था कि बिल जो है ना वो अनसूटेबल है टू द नीड ऑफ कंट्री। उसके बाद एक फ्रेश बिल जो है वो टेबल्ड हुआ, ठीक है। फाइनली उसने एक इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की शेप ली, तब जाके मिला हमें हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट। और ये जो एक्ट था ना वो बेस्ड मेनली जो किस पे करता था, इंग्लिश लॉ ऑफ एविडेंस पे। उसका प्लेथोरा ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल टू बी फाउंड इन द जंगल ऑफ इंग्लिश लॉ हैज बीन क्लासिफाइड और मॉडिफाइड, ठीक है। ऑल्दो वो भी नैरो कंपास का था, लेकिन हमें हमारी चीज मिल गई। और नो डाउट बहुत वास्ट ग्राउंड रहा है इसका, और इसको बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया है, क्योंकि इतना डिफ़िकल्ट इसको कंप्रेस करने में, मतलब इतने बड़े लॉ को, पूरे एविडेंस को समझ लीजिए, एविडेंस कितना इम्पोर्टेंट है, इतने बड़े को सिर्फ 167 सेक्शन में कंप्रेस करना, वो बहुत ही एक अच्छी बात है। मतलब इतने कम सेक्शंस में इतने ब्यूटीफुली
लिखा गया है हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट, और इसको 125 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं। तो इसमें वैल्यूबल केसेस हैं बहुत सारे, उनको एक बड़ा उछाल आया है इस फील्ड में ना, बहुत केसेस हमने सॉर्ट किए हैं ऑन बिकॉज ऑफ दिस लॉ। इंडियन एविडेंस एक्ट नहीं जी, ये एग्जॉस्टिव तो नहीं है। तो हम ऐसा कैसे हम अपनी डिज़ायर रख सकते हैं कि एक एक्ट में सारे रूल्स हम डाल सकते हैं क्या एविडेंस के? नहीं कर सकते हम। तो कहीं ना कहीं लैक तो करेगा ना। अब जो इन सेक्शंस की जो इंटरप्रिटेशन है ना, जो ये सेक्शंस लिखे गए हैं, तो कोर्ट जो है ना वो रेलेवेंट इंग्लिश लॉ को देख तो सकती है, लेकिन उसमें से कोई प्रिंसिपल को इम्पोर्ट नहीं कर सकती, इम्पोर्ट नहीं कर सकती। ठीक है, क्योंकि अपना लॉ तो बना ही हुआ है ना। हाँ, इंटरप्रिटेशन के लिए हेल्प ले सकती है कि इसको इस वे में इंटरप्रेट कर सकते हैं हम लोग। अब देखिए इसका मेन आता है ऑब्जेक्ट। रूल ऑफ एविडेंस का ऑब्जेक्ट क्या है? रूल ऑफ एविडेंस का ऑब्जेक्ट सबसे पहले टू हेल्प द कोर्ट टू एसर्टेन द ट्रुथ। ट्रुथ का पता लगाना ना, ट्रुथ का पता लगाना। प्रोट्रैक्टेड इंक्वायरीज, लंबी चौड़ी इंक्वायरी को प्रिवेंट करना। अब मान लीजिए कोई ऐसा रूल ही नहीं है कि ये एविडेंस लगेगा, ये एविडेंस नहीं लगेगा। ऐसे तो हर कोई बंदा उठ के आएगा, बोलेगा ये भी एविडेंस है, ये भी एविडेंस है। कोर्ट का ट्रायल जहाँ पे यहाँ ख़त्म होना है वो यहाँ की बजाय चलता रहेगा चलता रहेगा, कोई एंड ही नहीं होगा। तो अगर कोई प्रॉपर रूल्स होंगे कि ये एविडेंस एडमिसिबल होगा, ये नहीं होगा, तो उस अकॉर्डिंग अगर कोई एविडेंस लाएगा तो वो जल्दी इंक्वायरीज को ख़त्म करेगा, टू अवॉइड कन्फ्यूजन इन द माइंड्स ऑफ जजेस। अब बहुत सारे हर तरह के एविडेंस आप एडमिट कर लोगे अगर, तो उससे क्या होगा? लंबी लंबी प्रोसीडिंग्स होनी शुरू हो जाएंगी, ट्रायल बहुत लंबा चलेगा। साथ में ही जजेस के माइंड में बहुत सारा कन्फ्यूजन आ जाएगा कि इसको माने कि इसको माने। जो इररिलेवेंट है उसको तो चलो हटाएंगे, लेकिन वेस्ट ऑफ टाइम तो हुआ ना। तो एविडेंसेस विच टेंड्स टू डाइवर्ट द अटेंशन ऑफ कोर्ट एंड टू वेस्ट इट्स टाइम इज देयरफॉर टू बी रिजेक्टेड। उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जो लगेगा कि वो डाइवर्ट कर रहे हैं अटेंशन ऑफ कोर्ट और कोर्ट का टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उनको एक ही चीज़ करेंगे हम, रिजेक्ट, है ना। अब एक जो इस एक्ट की स्टडी है ना वो 3 मेन प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि एविडेंसेस मस्ट बी कन्फाइंड टू मैटर इन इशू। अब एविडेंसेस उसी के लाए जाएंगे, उसी को कन्फाइन किए जाएंगे जो मैटर इन इशू होगा। हियर से एविडेंस मस्ट नॉट बी एडमिटेड। सुनी सुनाई बात को एडमिट नहीं किया जाएगा। द बेस्ट एविडेंस मस्ट बी गिवन इन ऑल केसेस। हर एक केसेस में ना बिल्कुल उसका बेस्ट एविडेंस ही दिया जाना चाहिए। अब लॉ ऑफ एविडेंस इज लेक्स फॉरी। लेक्स फॉरी का मतलब क्या होता है? लॉ ऑफ फॉरम और कोर्ट। तो यस, इट इज लेक्स फॉरी। लॉ ऑफ एविडेंस इज लेक्स फॉरी। द मैटर ऑफ एविडेंस आर गवर्न्ड बाय लेक्स फॉरी। ठीक है, ओके, थैंक यू। आई होप कि ये समझ आया हो।